नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान आईएएस की टीम के द्वारा सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत कुछ दिन पहले हमने आपसे वादा किया था कि सीजीपीएससी के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो इसी के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगा भाषा, जो आपका प्रश्न पत्र क्रमांक 1 है, उससे संबंधित रणनीति पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, सीजीपीएससी का मॉड्यूल क्या होता है, कैसे आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंतर्गत ये मान के चल रहा हूं कि आप सीजीपीएससी के एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, एकदम फ्रेश कैंडिडेट, यानी आपको पता नहीं है कि ये जो सीजीपीएससी है ये होता क्या है और कैसे आप इसमें बेहतर विकल्प देख सकते हैं अपने करियर के लिए। तो सबसे पहले फ्रेश अभ्यर्थी जो होते हैं, जिनको तैयारी करने अभी 2-4 महीने हुए हैं या जिन्होंने अभी हाल ही में सोचा है कि हम सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे, तो हमारी शुरुआत में मेंटेलिटी या तो ऐसी होती है सीजीपीएससी के रिलेटेड कि ये या तो बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा है, बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा हम इसको मान लेते हैं, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे आसपास के परिवेश की भी होती है। हमारे आसपास के लोगों के द्वारा ये डराया जाता है कि ये सीजीपीएससी जो है ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है और ये काफी कठिन होती है, केवल टैलेंटेड लोग ही इसमें भाग लेते हैं। या एक मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हम पहले तो प्रारंभिक परीक्षा दे देंगे, फिर मुख्य परीक्षा दे देंगे, फिर इंटरव्यू दे देंगे और अंततः बहुत जल्दी हम किस में आ जाएंगे, प्रशासन में आ जाएंगे। तो पहली जो समस्या है या पहली जो मेंटेलिटी जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो परीक्षा है ये कठिन परीक्षा है और ये टैलेंटेड लोगों की परीक्षा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीजीपीएससी की तैयारी यदि आप रणनीतिक रूप से बेहतर संस्थान के माध्यम से या बेहतर गाइडेंस में करते हैं तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं रह जाती, ये बहुत आसान परीक्षा हो जाती है आपके लिए, क्योंकि इसका शेड्यूल, इसका मॉड्यूल निश्चित है। आप सभी को पता है कि एक निश्चित तिथि पर इसकी वैकेंसी आ जाती है। इसके अलावा इसकी जो परीक्षा है उसकी भी तिथि लगभग निर्धारित होती है पहले से ही। तो ये जो परीक्षा है ये कठिन परीक्षा नहीं है। दूसरी चीज, हमको ये लगता है कि सर ये तो टैलेंटेड लोग की परीक्षा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये टैलेंटेड लोगों की नहीं बल्कि ये मेहनती लोगों का फील्ड है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि प्रशासन जो है ये टैलेंटेड लोगों की जगह नहीं है, ये जगह है किनकी, मेहनती लोगों की, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। वो प्रशासन में आए तो राज्य के लिए भी अच्छा होगा। इसके अलावा उन मेहनती लोगों के करियर को भी एक नया आयाम मिल सकता है सीजीपीएससी की परीक्षा से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो परीक्षा है वो बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं यदि आपके पास अच्छा गाइडेंस है। दूसरी चीज जो हमको लगता है कि हम एक अभ्यर्थी हैं, हमारे लिए पहले परीक्षा का फॉर्म भर देंगे, हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, साक्षात्कार क्वालिफाई कर लेंगे और प्रशासन में आ जाएंगे। तो ये बात भी मैं पूर्णतः मिथक मानता हूं। क्यों मिथक मानता हूं? क्योंकि इस परीक्षा के अंतर्गत यदि आप देखें तो रास्ता बहुत आसान नहीं है। आप जब प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं तो यहां पर आपको 2 पेपर देने होते हैं और मजे की बात, ये दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होंगे, तो पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, यानी सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी आपके विषय हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, समसामयिकी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये सारे सब्जेक्ट प्लस छत्तीसगढ़ के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और मेरिट जो है वो इसी के बेस पर ही बनता है।
लेकिन सेकंड हाफ में होने वाली जो परीक्षा है सीसेट की, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपके लिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी 100 में से आपको 33% अंक लाने ही होते हैं जनरल वालों के लिए, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 23% जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अब हमको ये लगता है कि सर इसको क्वालिफाई करना तो बहुत आसान है, 100 में से 33 तो कोई भी ला देगा। ये बात पढ़ने वालों के लिए सही है। यदि वो जिनका मैथ्स है, जिनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, जिनकी भाषा में पकड़ बहुत अच्छी है, वो आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के पेपर को यदि आप देखें तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है इसको क्वालिफाई करना अब उतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि यहां पर लगभग 35 प्रश्न जो हैं ये भाषा के पूछे जाते हैं। बाकी के जो 65 प्रश्न हैं ये आपको जो मैथ्स रीजनिंग है वहां से पूछे जाते हैं, तार्किक योग्यता वाला जो सेक्शन है वहां से पूछा जाता है। इसके जो प्रश्न हैं ये बहुत कठिन स्तर के पूछ रहा है, यानी इस स्तर का पूछ रहा है कि जो मैथ्स का बहुत अच्छा विद्यार्थी है, जो बहुत अच्छे से मैथ्स बना सकता है, वो भी 65 में से लगभग 30 प्रश्न ही अटेम्प्ट कर पा रहा है। लगभग 30 प्रश्न, वो भी बहुत अच्छा स्तर का विद्यार्थी है। तो जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, जिसकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो लगभग 65 में से 30 प्रश्न बना पा रहा है। और भाषा जिनको नहीं आती है वो मान करके चलते हैं कि यहां से पेपर क्वालिफाई बहुत कठिन है करना, क्वालिफाई करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भाषा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है जब मैथ्स और रीजनिंग जो है ये बहुत कठिन स्तर का पूछ रहा हो। अब इस स्तर में ही बहुत सारे लोग आपसे बाहर हो जाते हैं, इस रेस से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने जीएस में मेहनत नहीं की है वो तो वैसे भी मेरिट में पीछे हो गए। दूसरा, जिनका सीसेट उतना अच्छा नहीं है, जिन्होंने सीसेट में मेहनत नहीं की है, जिन्होंने भाषा में मेहनत नहीं की है, वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए मतलब उनके यहाँ जीएस वाले पेपर में वो कितने भी अंक ले आए, उनका मुख्य पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है, चेक नहीं होने वाला है। तो ये जो स्तर है ये आपकी कड़ी परीक्षा लेता है, प्रारंभिक परीक्षा। आप प्रारंभिक परीक्षा जब क्वालिफाई कर लेंगे, यानी जीएस में आप अच्छा रैंक ले आए हैं, सीसेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो उस स्थिति में आप परीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। और दूसरे चरण में ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है, नहीं। मुख्य परीक्षा की प्रवृत्ति ऐसी रखी गई है कि इसमें आपके मानसिक स्थिति की परीक्षा, आपके बुद्धि की परीक्षा, आपकी तार्किक बुद्धि की परीक्षा, आपके दबाव सोखने की क्षमता, इन सारी चीजों का यहाँ पर परीक्षण होता है। क्योंकि एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं, एक ही दिन में 2 पेपर। जैसे अगर मैं प्रश्न पहले दिन की बात करूं तो प्रश्न पत्र क्रमांक 1 और प्रश्न पत्र क्रमांक 2 ये दोनों एक ही दिन में होने वाले हैं। यानी लगातार आपको 6-6 घंटे लिखने हैं दिन में, 6-6 घंटे लेखन का अभ्यास करना। तो मान के चलिए कि ये स्तर भी बहुत आसान नहीं है। प्रतिदिन आपको 2 पेपर देने होंगे, 4 दिन तक पेपर चलता है, 7 पेपर होते हैं, अंतिम दिवस में 1 पेपर होता है। 7 पेपर होंगे और यहाँ पर प्रत्येक पेपर जो है ये 200 अंक का होना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको हर पेपर में कम से कम 33% यदि आप सामान्य वर्ग के हैं और 23% यदि आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो ये लाना अनिवार्य होता है। लेकिन 33% और 23% लाने से बात नहीं बनती है, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा निकलती है और इसी के आधार पर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहां पर आपको अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। तो जब आप सेकंड स्टेज क्लियर करेंगे, मुख्य परीक्षा जब आप क्लियर करेंगे, तो उसके बाद फिर आप चयनित होते हैं किसके लिए? साक्षात्कार के लिए। अब साक्षात्कार भी ऐसा नहीं कि गए और इंटरव्यू देकर के आ गए, सिलेक्शन तो होना ही है, ऐसा कुछ नहीं है।
जब आप सेकंड स्टेज क्लियर करते हैं तो उसके बाद साक्षात्कार में पहुंचते हैं। मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, तो 100 पोस्ट के लिए इंटरव्यू में 300 लोगों को बुलाया जाएगा। अब वो कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है। मैं एक मोटा मोटा हिसाब लेकर के चल रहा हूं। 100 यदि पद के लिए भर्ती निकली है तो 300 लोगों को, यानी पदों की संख्या के 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब आप खुद सोचिए, पोस्ट 100 है, बुलाए 300 लोगों को है, मतलब 200 लोगों का सिलेक्शन यहां पर भी नहीं होगा। तो एक तो ये मानसिक दबाव होता है आपके ऊपर कि भाई अच्छे नंबर मिलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं तो वहां पर की घबराहट अलग स्तर की होती है कि हमसे क्या पूछ लिया जाएगा। तो इन सभी चीजों की तैयारी आपको अच्छे गाइडेंस के अंतर्गत रह करके करनी चाहिए। जब आप साक्षात्कार का स्तर पार करते हैं तब आप पहुंचते हैं प्रशासन के स्तर में, यानी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको पदस्थ किया जाता है। तो जहां पर आपको लग रहा था कि भाई सीजीपीएससी की तैयारी करना बहुत आसान है, ये देखिए आप बहुत आसान स्तर पर लेकर के चल रहे थे इसको, बहुत आसान स्तर पर। ये तैयारी उतनी आसान भी नहीं है, उतनी कठिन भी नहीं है, उतनी आसान भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि मेहनती लोग इस एग्जाम को निकाल लेते हैं, और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रक्रियागत चरण बहुत सारे हैं। इसमें हर एक पेपर आपके मानसिक स्थिति की परीक्षा लेने वाला है। तो आप यदि स्वयं को इस संघर्ष के लिए उपयुक्त मानते हैं तो बिल्कुल आप प्रशासनिक पद के लिए आपका स्वागत है। आप बिल्कुल आइए इस फील्ड में और अपनी तैयारी जारी रखिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, मेरा मेन उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत मेरा जो मेन उद्देश्य है कि सीजीपीएससी के एग्जाम के अंतर्गत जो भाषा का वेटेज है, जो भाषा का महत्व है, वो आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में भाषा आपको कहां पर देखने को मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा में यदि मैं भाषा की बात करूं तो ये आपको सीसेट वाले पेपर में देखने को मिलेगी, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है, वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी। सीसेट में आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और मान के चलिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लगभग 30 से 35 प्रश्न हर साल आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो तो यदि हिंदी छत्तीसगढ़ी में अच्छे से मेहनत किए हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, तो वो केवल भाषा के दम पर क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 33% सामान्य वर्ग के लिए, जबकि 23% जो है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो सीसेट तो वैसे भी क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई कर लिए मतलब जीएस का मेरिट आपका काउंट होगा। तो जब आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और 23% अंक ला रहे हैं केवल हिंदी और छत्तीसगढ़ी के भरोसे, तो आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी ही सीसेट क्वालिफाई कराने में सक्षम है, यदि आपने इसकी तैयारी अच्छे से की है। तो जो लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं या जो जिनके गणित में बहुत अच्छी कमांड है लेकिन भाषा कमजोर है, वो यदि चाहें तो सीसेट में जो तीसरा सेक्शन है यानी मैथ्स और रीजनिंग, इस पर मेहनत कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले से ही आपको आगाह कर रहा हूं कि वर्ष 2020 और 21 में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत कठिन पूछा है। इस स्तर का पूछा है कि यहां पर से सभी लोगों के प्रश्न नहीं बने हैं, नहीं बन पाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होता है और हमारी मानसिक स्थिति ये होती है कि जैसे जैसे करके जल्दी से क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए। और मैथ्स के प्रश्न इतने कठिन होते हैं कि हम लगभग 1 से 1.5 घंटे में लगभग 8 से 10, ज्यादा से ज्यादा हम 15 प्रश्न बना पाते हैं। इस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक दबाव को बढ़ाता है। मेरा ये कहना है कि आप
हिंदी और छत्तीसगढ़ी को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी छत्तीसगढ़ी में अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। कौन कौन से सेक्शन पर मेहनत करनी है आगे बात करेंगे, लेकिन हिंदी और छत्तीसगढ़ी को जो हमारी पूर्व निर्धारित मेंटेलिटी होती है कि भाई हम एग्जाम के टाइम हिंदी छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे, वही तत्सम तद्भव, वही शुद्ध अशुद्ध शब्द निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदी छत्तीसगढ़ी के प्रश्न भी अब अच्छे स्तर के पूछे जा रहे हैं। इसको आम कैंडिडेट जो कि हिंदी छत्तीसगढ़ी के बिना क्वालिफाई करना चाहता है तो अब यह संभव नहीं है। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के पूछ रहा है और यहां से क्वालिफाई करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलिए, तो ये तो हो गई प्रारंभिक परीक्षा की बात। क्या सिलेबस होता है इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब यदि मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो मुख्य परीक्षा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 पेपर होने हैं। पेपर नंबर 1 जो है ये भाषा का होना है। पेपर नंबर 2 निबंध का है जिसमें आपको 2 निबंध लिखने हैं। पेपर नंबर 3 जो है ये भारत का इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसके बाद पेपर नंबर 4 जो है ये विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी है ना, गणित एवं तार्किक योग्यता है यहाँ पर। पेपर नंबर 5 जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। पेपर नंबर 6 में आपको दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ की संस्कृति वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। पेपर नंबर 7 में प्रमुख अधिनियम एवं योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं खेल, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। तो मोटा मोटा हिसाब ये 7 पेपर आपको देने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही दिन में 2-2 पेपर आपको देने होते हैं। ये चलता है सीक्वेंस, यानी पहले दिन में आपको देना पड़ेगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। भाषा के अंतर्गत ये यदि मैं बात करूं तो भाषा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। निबंध में आपको राष्ट्रीय स्तर का निबंध, राष्ट्रीय स्तर का और छत्तीसगढ़ स्तर का जो निबंध है ये मुद्दे आंकड़ों सहित लिखने होते हैं। 4 निबंध आते हैं, टोटल 4 निबंध आते हैं और चारों निबंध आपको लिखने होते हैं, 2 राष्ट्रीय स्तर के और 2 छत्तीसगढ़ स्तर के। तीसरे पेपर में भारत का इतिहास। देखिए अब ये सारे पेपर जो हैं ये 200 अंक के हैं, 200 अंक के सारे पेपर हैं, यानी पेपर नंबर 1 भी 200, 2 भी 200 और ऐसे करके पूरे 7वें पेपर तक 200, यानी कुल 1400 अंकों का मुख्य परीक्षा होना है, 1400 अंकों की परीक्षा होनी है। अब अंकों के विभाजन की बात करूं तो पेपर नंबर 3 से मैं शुरू करता हूं। पेपर नंबर 3 में भारत का इतिहास जो है ये 75 अंक का, संविधान और लोक प्रशासन मिलाकर 50 अंक का और छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है ये 75 अंक का। वैसे ही पेपर नंबर 4 में विज्ञान, जिसमें आपका जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन ये तीनों मिलाकर के 75 अंक के, गणित 50 अंक का, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी मिलाकर के 75 अंक का। वैसे ही पेपर नंबर 5 में भारत की अर्थव्यवस्था 75 अंक का, भारत का भूगोल 50 अंक का और छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है ये आपको 75 अंक का देखने को मिलेगा। पेपर नंबर 6 की बात करूं तो दर्शन शास्त्र 75 अंक का, समाज शास्त्र 50 अंक का और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला एवं संस्कृति ये 75 अंक का आपको देखने को मिलेगा। पेपर नंबर 7 में प्रमुख अधिनियम एवं योजनाएं ये आपको देखने को मिलेगा 75 अंक का। अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं खेल ये 50 अंक का सेक्शन है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान ये आपको देखने को मिलेगा 75 अंक का। तो कुल 200 अंकों का एक एक प्रश्न पत्र है, यानी कुल 1400 अंकों का प्रश्न पत्र है। अब ये वीडियो जो मैं स्पेशली लेकर के आया हूं आपके लिए भाषा से संबंधित, तो सीधे उस पर चर्चा करते हैं। भाषा का जो प्रश्न पत्र है ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक 1 है और ये जो प्रश्न पत्र है ये 3 भागों में बटा हुआ है, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी भाषा जो है यहां से आपको 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में 50 अंक के प्रश्न और अंग्रेजी भाषा भी 50 अंक के आपको पूछे जाएंगे। यदि हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो हिंदी का जो सिलेबस है ये भाषा बोध से प्रारंभ होगा और अपठित गद्यांश पर खत्म होता है। भाषा बोध के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, जिसमें भाषा का विकास क्रम है, हिंदी भाषा का भाषाई परिवार है, इसके अलावा भाषा की उत्पत्ति, भाषा के प्रकार, भाषा के गुण,
इस प्रकार के चीज आपको भाषा बोध के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है भाषा के बारे में, ये सारी चीजें आपको भाषा बोध में देखने को मिलती हैं। फिर दूसरा टॉपिक आपको दिखता है संक्षिप्त लेखन। संक्षिप्त लेखन की यदि मैं बात करूं तो यहां से आपके हर साल यहां से कम 5 अंक के प्रश्न पूछता है संक्षिप्त लेखन से कम मेंस में। अब प्रीलिम्स में वैसे ये सेक्शन नहीं है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा मेंस में। पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, यहां से कम 3 से 4 अंक के प्रश्न आपको हर साल मेंस में देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है ही। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थभेद, ठीक है, तो ये भी आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह देखने को मिलेगा। मेंस में हर साल यहां से लगभग 1 से 2 अंक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आता है। प्रीलिम्स की यदि बात करूं तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मेंस में कम से कम 1 से 2 कभी कभी 3 अंक के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। संधि एवं संधि विच्छेद, यहां से कम आपको हर बार 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे मेंस में। प्रीलिम्स में वैसे बात करें तो प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्वेश्चन यहां से आता ही है, तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। सामासिक पद रचना एवं विग्रह, यहां से भी मेंस में यदि बात करूं तो लगभग 3 से 4 अंक के प्रश्न हर मेंस में आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रीलिम्स के नजरिए से भी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द, यहां से भी लगभग 2 अंक, कभी कभी यहां से 4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम, 2 अंक के प्रश्न, तो 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं यहां से। इसके बाद है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि से आपको मेंस में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लगभग 5 अंक तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। यहां से लगभग 5 अंक तक के प्रश्न यहां से पूछता है। शब्द शुद्धि की यदि बात करूं तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा मेंस में यहां से क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय की यदि मैं बात करूं तो ये प्रीलिम्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेंस में। मेंस में यहां से कम 4 अंक के प्रश्न, यानी 2 उपसर्ग से और 2 प्रत्यय से, कभी कभी ये अंक बढ़ जाते हैं, 6 अंक तक के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की यदि बात करूं तो यहां से भी लगभग 4 से 6 अंक के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 4 से 6 अंक के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। फिर है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में ही प्रश्न आता है। प्रीलिम्स के लिए ये सेक्शन नहीं है, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेंस में यदि आप देखें तो आपको प्रारूप लेखन करने के लिए बोलता है, विज्ञापन का, प्रपत्र का, परिपत्र का, पृष्ठांकन का, टिप्पणी लेखन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, यहां तक जो है ये पत्र लेखन वाला हिस्सा है। पत्रकारिता तो खैर अलग हिस्सा है, पत्रकारिता हिंदी की पत्रकारिता की बात करता है, लेकिन ये जो आपको पत्रों के प्रकार दिख रहे हैं यहां से हर बार कम से कम 12 अंक के प्रश्न आपको पूछता है, 6 अंक के 2, और पिछले साल की यदि बात करूं 2022 के मेंस की तो यहां से 14 अंक के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 14 अंक के प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के हिसाब से, हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में यह सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता जो है ये भी मेंस के लिए ही टॉपिक है और हिंदी की जो पत्रकारिता है वहां से क्वेश्चन आपको पूछता है और हर बार लगभग 6 से 8 अंक के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। फिर अनुवाद वाला सेक्शन है। तो प्रीलिम्स में तो ये सेक्शन नहीं है, लेकिन मेंस में हर बार यहां से कम 10 अंक के प्रश्न पूछता है, यानी 5 अंक हिंदी से अंग्रेजी और 5 अंक अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए आपको देता है। कभी कभी ये पैराग्राफ के रूप में देता है, कभी कभी पॉइंट वाइज देता है, तो वो फिर उसके हिसाब से हमको चलना होता है। फिर है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो काल विभाजन से भी मेंस में ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में उतने प्रश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ,
कभी कभी यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वो प्रश्न बहुत सामान्य स्तर के, बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं। और यदि हमने मेंस के लिए इसको तैयार कर लिया है तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न यहाँ से आसानी से बन जाते हैं। फिर आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपको 2 प्रकार के प्रश्न दिखेंगे और लगभग 10 से 12 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये पूरा मोटा मोटा हिसाब होता है आपके सामान्य हिंदी का अंक वितरण का, कहां कहां कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी साल का प्रश्न पत्र देखेंगे तो प्रारंभ के जो 2 से 4 प्रश्न हैं, है ना, 4 अंक के प्रश्न, मैं कहता हूं ये आते हैं परिभाषा से, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग टॉपिक देगा और वहां से आपको परिभाषा उनकी बतानी होती है। बीच बीच में अभी 2019 से लेकर के एक नया पैटर्न, आप सभी को पता होगा 2018 में पैटर्न बदला है, और 2019 से हिंदी के प्रश्न पत्र को यदि देखेंगे तो उसमें एक नए प्रकार की विशेषता दिख रही है। और वो नए प्रकार की विशेषता ये है कि आपको प्रश्न पत्र के बीच में कहीं पर कम से कम 2 प्रश्न जो हैं ये 4-4 अंक के या 5-5 अंक के आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कठिन स्तर प्रश्न पूछ रहा है। इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न यदि आपसे नहीं बनते हैं तो मान के चलिए आप सीधे 10 अंक पीछे हो जाएंगे या सीधे 8 अंक पीछे हो जाएंगे। तो ये जो सेक्शन है इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना होगा आपको। परिभाषाओं के रूप में होगा, या हो सकता है काल विभाजन से वो प्रश्न उठा दे, हो सकता है शब्द भेद से प्रश्न उठा दे, हो सकता है किसी और सेक्शन से उठा दे, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। तो ये जो सेक्शन है जो कि परिभाषागत रूप में ही सही, हम इसको जनरली उपसर्ग और प्रत्यय को तैयार कैसे करते हैं, फलाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, फलाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हम उसके थ्योरेटिकल पक्ष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी में आपको उसको सांगोपांग पढ़ना होगा, यानी उसके परिभाषा से लेकर के उसके अंतिम उदाहरण तक उसको ध्यान देना होगा और उस स्तर की आपको पढ़ाई करनी होगी यदि आपको ये 10 अंक चाहिए तो। ऐसा नहीं है कि आप ये अंक नहीं ला सकते, बहुत आसान है इसको लाना। बस जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में जहां पर भी ये सेक्शन आता है वहां पर इसको अपडेट करना है बस। तो ये सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र का लेखा जोखा है, यहां से प्रश्न आते हैं। अब यदि मैं इसके मोटा मोटे हिसाब की बात करूं, हिसाब की बात करता हूं तो प्रारंभिक जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको लगभग 30 अंक भाषा के रहेंगे, जिसमें से लगभग 15 प्रश्न जो हैं ये हिंदी के हम मान करके चलते हैं, 15 प्रश्न जो हैं ये छत्तीसगढ़ी के आते हैं। लेकिन यदि मैं मेंस की बात करता हूं तो मुख्य परीक्षा में आप देखिएगा यहां से जो प्रश्न हैं यहां से 60% हिस्सा जो है ये आपके व्याकरण वाले भाग से आता है, जबकि 40% हिस्सा जो है ये आता है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से। थ्योरेटिकल पोर्शन बोलने का मतलब यहां से परिभाषा शामिल हो गए, अपठित गद्यांश शामिल हो गए, पत्र लेखन शामिल हो गया, है ना, अनुवाद शामिल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इनको मैं थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत रखता हूं। तो 40% जो अंक हैं या लगभग 50-50 कर दिया जाए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्तमान पैटर्न को यदि आप देखें तो 60-40 जो है ये बदल करके अब हो गया है कितना, लगभग 50-50, यानी 50% प्रश्न व्याकरण के, जिसमें आपको संधि, समास, वर्णमाला, है कि नहीं, यहां सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके अलावा आपको पूछेगा उपसर्ग, प्रत्यय, और आपको पूछ देगा इसमें जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। तो ये जो सेक्शन है ये आपको लगभग 50% ही देखने को मिलेगा। और ये वाला जो सेक्शन है इसका वेटेज अभी बढ़ा है, पिछले 2 एग्जाम की बात कर रहा हूं, यानी सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022, इन दोनों में इस सेक्शन का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है।
10 नंबर लगभग यहाँ पर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी करना आपके लिए बहुत जरूरी है इन दोनों सेक्शंस की। व्याकरण वाला हिस्सा ऐसा है जहां पर आप यदि सही आंसर लिखते हैं तो आपको लगभग पूरे अंक मिल जाते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपने 50 अंक बिल्कुल सही, 50 अंक का प्रश्न आया व्याकरण वाले हिस्से से और आपने पूरे के पूरे एकदम सही लिखे हैं, तो वहां पर संभावना ये होती है कि लगभग आपको 45 से ऊपर ही अंक मिलेंगे व्याकरण वाले हिस्से में। लेकिन यदि आप थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में 50 अंक का पूरा एकदम सही बनाए हैं, तो वहां पर संभावना केवल 35 अंकों की होती है, 35% अंकों की। यानी 50 में आप कितना ला पाएंगे? 35 अंक ला सकते हैं, ठीक है, लगभग 70% बोला जाए 50 का। तो हमको सबसे ज्यादा मेहनत कहां करनी है सर? हमको मेहनत तो यहां करनी है। इसके अलावा हमें ये प्रयास करना है कि हमें इस 35 को कैसे भी करके बढ़ा करके 40 तक पहुंचाया जाए। यदि आप ये करने में सफल हो गए, क्योंकि ये वाला सेक्शन ऐसा है जहां पर पत्र लेखन है, मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन वाला हिस्सा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और पत्र लेखन में आपको लगभग, मैं एकदम मिनिमम लेकर के चल रहा हूं, 2 पत्र आएंगे 6-6 अंक के, तो 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पत्र लेखन आप कितना भी अच्छा लिखें, आपको यहां पर कभी भी पूरे अंक नहीं देता है। यहां पर आपको मार्जिन होता है वहां पर कि लगभग 60% या 70% अंक ही आपको दिए जाते हैं। तो 12 में से लगभग 8 अंक ही आप अर्जित कर सकते हैं, 8 अंक। तो हमको ये प्रयास करना है कि हम अपने उत्तर को इतना बेहतर लिखें कि हमको 12 में पूरे के पूरे अंक मिल जाए। तब हमको ले देकर कितना मिलेगा? 8 अंक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मार्जिन सेट करके रखा हुआ है, मान के चलिए। इसके अलावा अनुवाद वाला सेक्शन है। अनुवाद वाले सेक्शन को भी यदि आप बहुत अच्छा लिखे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो मान के चलिए कि यहां पर भी आपको पूरे अंक नहीं मिलने वाले। यहां पर भी आपके अंकों में थोड़ी बहुत कटौती की जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे मात्रात्मक त्रुटि हो जाती है, कभी विराम चिन्हों की त्रुटि हो जाती है, कभी और कोई त्रुटि, क्योंकि त्रुटियां तो हिंदी में बहुत सारी हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम त्रुटियां ना करें, लेकिन उसके बावजूद वो हमको लगभग 70-80% ही मार्क्स देता है। तो अनुवाद के अंतर्गत मैं मान के चलता हूं कि 10 अंक के यदि प्रश्न आ रहे हैं, तो यहां पर भी मुझे लगभग 7 से 8 अंक ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। हमें यह प्रयास करना है कि हम पूरा 10 में 10 लाएं और अधिकतम अंक यहां से निकाल सके। इसके बाद और एक सेक्शन है, जैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया। काल विभाजन से प्रश्न जो बनता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में बनता है, थ्योरी के रूप में बनता है। हो सकता है आपको पूछ दे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन समझाइए, या रीतिकाल की विशेषता बताइए, या रीतिकाल के साहित्यों पर टिप्पणी लिखिए, या हो सकता है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। निर्गुण शाखा क्या है, सगुण शाखा क्या है, प्रेम मार्गी शाखा क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा क्या है, वहां कवियों के नाम पूछ दिए जाते हैं आपसे। तो यहां से भी पूरे प्रश्न हमको नहीं मिलते, पूरे मार्क्स हमको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो मार्क्स मिलते हैं वो हमको थोड़े बहुत कटौती के साथ मिलते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि यहां से भी हम अधिकतम अंक निकाल सके। इसके अलावा परिभाषा वाला सेक्शन है। परिभाषा वाले सेक्शन में भी हमें ये प्रयास करना है कि पूरे के पूरे अंक मिले। और ये कैसे मिलेगा? जब हम उसको परिभाषा के रूप में पहले से तैयार करके रखेंगे। यदि हम ये सोचेंगे कि अरे उपसर्ग को ही तो लिखना है, वहां जाकर के लिख देंगे, परिभाषा सभी लिखेंगे, चेक करने वाला ये देखेगा कि आपने उत्तर में क्या अलग लिखा है और वहीं पर वो डिफरेंस करेगा। नहीं तो फिर एवरेज मार्क जैसा सबको दे रहा है वैसे ही एवरेज मार्किंग आपके साथ करेगा। तो हमको जब बेहतर परफॉर्म करना है तो बेहतर आंसर राइटिंग भी करनी होगी, इस बात को आपको समझना होगा। चलिए, तो ये तो हो गई बात हिंदी की। तो हिंदी में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, एक तो व्याकरण वाले हिस्से में और दूसरा थ्योरेटिकल पोर्शन में। व्याकरण वाले हिस्से की तैयारी कैसे की जाए सर? एक क्वेश्चन आता है मन में कि जो व्याकरण वाला हिस्सा है इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो व्याकरण वाले हिस्से की तैयारी करने के लिए मेरी ये राय होगी
कि जितना हो सके अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि ये पूरा नियमों का खेल है। व्याकरण, व्याकरण क्या है? भाषा के नियम ही तो हैं। आप भाषा के नियमों में जितनी अच्छी पकड़ बनाएंगे, यहां से उतने ही अंक आपको मिलते जाएंगे। दूसरा पोर्शन जिसको मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कहता हूं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, इसमें आपको लेखन अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। लेखन का यदि आपने प्रॉपर अभ्यास किया है तो मान के चलिए कि यहां से भी आप अच्छे अंक उठा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो लेखन अभ्यास के अंतर्गत आपको क्या अभ्यास करना होगा सर? परिभाषाओं का बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए। परिभाषाएं जितना हो सके, जितने शब्द आपको दिख रहे हैं सबकी परिभाषा लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे संज्ञा की परिभाषा, जैसे सर्वनाम की परिभाषा, जैसे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जैसे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को आपको फॉलो करना है। आपको एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख करके ही पढ़ना है, और सिलेबस से अच्छा मार्गदर्शक आपका कोई नहीं हो सकता। आप जितना हो सके सिलेबस सामने रख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो परिभाषाएं आपको लेखन अभ्यास के अंतर्गत शामिल करनी है। इसके अलावा पत्र लेखन का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। पत्र लेखन ये केवल और केवल अभ्यास की चीज है। आप जितना अच्छा पत्र लेखन करते जाएंगे, जितना ज्यादा पत्र लेखन करते जाएंगे, मान के चलिए आपके नंबर पाने की प्रायिकता उतनी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो संक्षिप्त लेखन है, संक्षिप्त लेखन है, इसका भी आप प्रॉपर अभ्यास कीजिए। हमारे मन में ये आता है कि अरे हम क्या करेंगे, वहां पर पैराग्राफ आएगा, मान लीजिए 10 लाइन का एक पैराग्राफ आया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे, दो को मिला करके हम उसका संक्षिप्तीकरण कर देंगे। 1/3 शब्द में संक्षिप्तीकरण करने को बोलता है, तो ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, इस बात को समझिए। आप जितनी सहजता से इसको सोच रहे हैं ना कि ये ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, उतना आसानी से वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपको उसके लिए शुरू से ही अभ्यास करना होगा। आप जितना अभ्यास करेंगे, मान के चलिए कि आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्शन का ही तो खेल है। ये जो मुख्य परीक्षा है ये बेसिकली परफेक्शन का ही खेल है। आप जितना अच्छा उत्तर लिखेंगे आपको उतने अच्छे अंक मिलेंगे, खासकर ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यहां पर। इसके अलावा पत्रकारिता, पत्रकारिता को मैं ये कहूंगा कि ये याद रखने वाली चीज है, क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे भारतेंदु युग की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसको आपको याद करनी होती है। वो कहाँ से प्रकाशित हुई हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, कौन प्रकाशक है, कौन संपादक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं। इसके अलावा यदि उस पत्र के बारे में कोई विशेष तथ्य है तो आपको उसको याद करना होगा। तो पत्रकारिता भी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसके बाद जब आप व्याकरण और थ्योरेटिकल पोर्शन की तैयारी कर चुके होंगे तो भी आपको तैयार रहना चाहिए कि कम से कम लगभग 10 अंक के प्रश्न आपने जो नहीं पढ़ा है उसमें से आने वाले हैं। आपको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए आप कैसे करें सर? एक तो आपको सबसे पहले आपने जितना पढ़ा है उसको इस लेवल पर लेकर के आना है कि आप उसके किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हो। यानी अगर प्रैक्टिस वाली चीज है, व्याकरण वाला हिस्सा है, तो कुछ भी दे दे मुझसे बनेगा, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन में लेखन अभ्यास है, कुछ भी दे दे यहां से मुझसे बन जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। यदि आप इन चीजों पर अपना कमांड बना लिए तो मान के चलिए कि ये 10 प्रश्न जो हैं या 10 अंक के जो प्रश्न हैं ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अधिकांश, हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में अधिकांश बार ऐसा होता है कि शब्द ही अपनी परिभाषा बताते हैं, शब्द ही अपनी परिभाषा बता देते हैं। जैसे उपसर्ग, उप यानी सामने, सर्ग यानी जुड़ना, सामने जुड़ता है इसलिए उपसर्ग है। प्रति, अय, प्रति यानी पीछे, अय यानी जुड़ना।
तो जो पीछे जुड़े वो प्रत्यय है, शब्द के जो पीछे जुड़े वो उनको प्रत्यय कहा जाता है। एक कॉमन परिभाषा कम से कम आप इन 10 नंबर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके हिंदी की बात। ये हिंदी में आप तैयारी कैसे करेंगे बेहतर, इस माध्यम से जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप मुख्य परीक्षा के लिए लेखन अभ्यास कीजिए। यदि ये 2 चीजें कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके मुख्य परीक्षा में अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब हिंदी में यदि मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं कि सर प्रारंभिक परीक्षा में हमको क्या करना चाहिए कि हमारे हिंदी के प्रश्न सॉल्व हों, तो मेरी ये राय कि हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं इनको ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपके लगभग 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो अतिरिक्त बनेंगे, इतनी गारंटी है। यदि आप प्रश्नों को डायरेक्ट बनाने के बजाय ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके 30 से 40% प्रश्न ज्यादा बनेंगे। ठीक, अब कहां मेहनत करनी चाहिए सर प्रारंभिक परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत कहां पर मेहनत करनी चाहिए? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आप प्रयास कीजिए शब्दकोश पर काम करने की। शब्दकोश पर यदि आप काम कर रहे हैं तो मान के चलिए कि यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। दूसरा, पर्यायवाची शब्द बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा विलोम शब्द बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, समानार्थी शब्द बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा मेरी राय रहेगी उपसर्ग प्रत्यय को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, उपसर्ग प्रत्यय को। फिर संधि और समास को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, संधि और समास को। फिर शब्द विभाजन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, यानी संज्ञा, सर्वनाम, है ना, जो 8 प्रकार के शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक, ये 8 प्रकार के जो शब्द हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द को तैयार कीजिए, तत्सम तद्भव को तैयार कीजिए। इसके लिए समय समय पर मैं वीडियोस भी लेकर के आते रहता हूं, तो उससे भी अवेयर रहिए। इसके अलावा देशज विदेशज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रीलिम्स के लिए, देशज विदेशज शब्द, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देशज शब्दों में देशज शब्दों की पहचान क्या होती है, देशज शब्द को पहचानते कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। विदेशज शब्द में कौन सी भाषा के से कौन सा शब्द हिंदी में आया हुआ है, ये सारी चीजों पर आप ध्यान दीजिए। फिर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये भी शब्द विभाजन है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, इन पर आप काम कीजिए। यदि इन पर आप काम कर रहे हैं तो यहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए वाक्यों पर, वाक्य पर काम कीजिए। वाक्य पर काम 2 तरीके से करना है आपको। एक तो वाक्य के प्रकार वाले सेक्शन पर काम करना है, दूसरा वाक्य शुद्धि पर काम करना है। वाक्य शुद्धि आप पढ़ ही रहे हैं तो शब्द शुद्धि भी पढ़िए, क्योंकि यहां से मान के चलिए कि एक प्रश्न आता ही है प्रीलिम्स में वाक्य शुद्धि से या शब्द शुद्धि से, कभी कभी दोनों आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वाक्य के अंग, जो 6 अंग होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा और एक सेक्शन जो मुझे लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रचनाएं एवं रचनाकार। इस सेक्शन से भी मान के चलिए कि एक प्रश्न आपको हिंदी वाले सेक्शन में पूछता है। ये आपको अलग से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना छत्तीसगढ़ के ही साहित्यकार हैं लेकिन उनकी हिंदी रचनाओं के बारे में। जैसे अभी आपने
पिछले 2-3 साल के या 3-4 साल के एग्जाम के पेपर उठाए होंगे प्रारंभिक परीक्षा के, तो आपको एक प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। जैसे प्राचीन छत्तीसगढ़ किसकी रचना है, पूछा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साहित्यकार जो कि छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन रचनाएं हिंदी में की है, वहां से एक प्रश्न जो है ये आपको पूछता है। तो इसको, इतने सेक्शन को यदि आप बहुत अच्छे से तैयार करके चलते हैं तो मान के चलिए कि सीसैट में लगभग आपके 15 प्रश्न जो हैं ये कहीं नहीं गए, ये आसानी से बनेंगे आपसे। इतने सेक्शन को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा वर्णमाला, सॉरी मैं भूल रहा था, वर्णमाला और भाषा बोध, इस सेक्शन को मैं भूल रहा था बताना, है ना। ये 2 सेक्शन को आप ऐड कर लेंगे। तो वर्णमाला, भाषा बोध, इसको यदि आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये जो पूरा सिलेबस आपको सामने में दिख रहा है, मान के चलिए कि क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की बात हुई। और मुख्य परीक्षा में तो वैसे तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत आपको पूरे सिलेबस को 2 भाग में बांट करके पढ़ना होगा। यानी ये वाला जो सेक्शन है जो मैंने आपको समझाया कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल दिमाग में रखिए और उसी के हिसाब से तैयारी करते जाइए। बिल्कुल आपके अच्छे अंक आएंगे। तो इतना जो है ये आपको शुरुआत से ही तैयार करके चलना है। आप व्याकरणिक भाग को शुरुआत से ही तैयार कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि ये जो फील्ड है ना, ये मेहनती लोगों का फील्ड है, ये टैलेंटेड लोगों का फील्ड नहीं है। टैलेंट है तो और बढ़िया है, टैलेंट और मेहनत जहां पर मिल जाता है ना, वहां पर फिर सफलता में कोई संदेह नहीं होता है, वहां पर आपकी जीत निश्चित होती है। तो आपको एक तो टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। और टैलेंट किस चीज का? मेहनत करने का टैलेंट। ये नहीं कि हम एक बार पढ़ते हैं सर याद हो जाता है, नहीं, हमको बार बार रिवाइज करने का टैलेंट होना चाहिए, हमें धैर्य का टैलेंट होना चाहिए, हमें इस चीज का साहस होना चाहिए कि हम कोई नया टॉपिक पढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो आपके लिए ये जो फील्ड है ये खुला हुआ है, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे यदि आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, यदि आप में स्थितियों को समझने की, यदि स्थितियों को आराम से हैंडल करने की क्षमता है, तो बिल्कुल ये फील्ड आपके लिए ही है। CGPSC आपका स्वागत करता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने हिंदी के संबंध में बात की है। अब अगली वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ी भाषा को आपके लिए लेकर के आऊंगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में हमको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, प्रारंभिक परीक्षा में कैसे इसको पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में कहां से प्रश्न आते हैं, बिल्कुल मैं अगली वीडियो में आपके समक्ष आऊंगा। और ये जो सेक्शन है ये भी मान के चलिए कि आपके लिए एक बोनस है, खासकर जिनकी छत्तीसगढ़ी अच्छी है उनके लिए एकदम बोनस टॉपिक है ये, क्योंकि यहां से मैक्सिमम प्रश्न जो है ये छत्तीसगढ़ी भाषा के जो आम बोलचाल के शब्द हैं वहीं से पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, पर इस पर वीडियो मैं आगे लेकर के आऊंगा, इस पर हम अगली वीडियो पर बात करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ी का सिलेबस है, ये आप देख पा रहे हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा यहाँ से, प्रारंभिक परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के भी, ताकि आपको ज्यादा आइडिया हो सके कि ये यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अब बहुत आसान नहीं पूछता, यहाँ से थोड़े कठिन प्रश्न पूछता है। तो खैर अगली वीडियो में हम इसकी तैयारी कराएंगे, पर फिलहाल इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।